आज हम शाखा खाता बनाना सीखेंगे। शाखा खाता बनाने की पद्धति देखने के पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि शाखा होती क्या है। उसके पहले मेरा परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर हेमा मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, क्लॉथ मार्केट कन्या वाणिज्य महाविद्यालय से। तो शाखा क्या होती है? जब कोई व्यापारी अपने व्यापार की एक और इकाई किसी दूसरे स्थान पर स्थापित करता है, तो यह दूसरी इकाई उसके व्यापार की शाखा होगी। कोई भी व्यापारी एक से अधिक स्थानों पर अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। जहां जहां उसने अपना व्यापार प्रारंभ किया है, वे सभी स्थानों पर स्थापित इकाइयां उसकी शाखाएं होंगी। उसका नियंत्रण व्यापारी स्वयं करेगा। जैसे बाटा की दुकान, आपने देखा होगा कि हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न शहरों पर विभिन्न स्थानों पर बाटा की दुकानें हैं। ये सभी शाखाएं हैं जिनका मुख्यालय गुड़गांव स्थित है और इनका नियंत्रण पूरा मुख्यालय से होता है। शाखा खाता कैसे बनाना है, ये जानने के पहले आइए देखते हैं शाखा के प्रकार क्या है। सबसे पहला प्रकार है आश्रित शाखा, उसके बाद स्वतंत्र शाखा और फिर विदेशी शाखा। आज हम आश्रित शाखा के संबंध में लेखे कैसे लिखे जाते हैं उसको सीखेंगे। आश्रित शाखा क्या होती है? आश्रित शाखा वह होती है जो पूर्णतः मुख्यालय पर निर्भर होती है। मुख्यालय पर निर्भर होने के कारण मुख्यालय और शाखा के बीच में विभिन्न शर्तों के अधीन माल का आदान प्रदान होता है और इन शर्तों के कारण ही आश्रित शाखा के अलग अलग प्रकार है। जैसे पहली आश्रित शाखा जो पूर्णतः मुख्यालय पर निर्भर है, वह केवल नगद विक्रय करती है। दूसरे प्रकार में ऐसी शाखा जो मुख्यालय से लागत पर माल प्राप्त करती है और नगद और उधार दोनों भी विक्रय करती है। तीसरे प्रकार में मुख्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा तथा नगद और उधार विक्रय करने वाली शाखा आती है। आज का हमारा उद्देश्य ऐसे आश्रित शाखा का खाता बनाना सीखना है जो मुख्यालय से माल लागत पर प्राप्त करती है तथा केवल नगद विक्रय करती है। आश्रित शाखा चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसकी लेखांकन की विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है एक खाता विधि, दूसरी है अनेक खाता विधि, इसे देनदार और स्कंध विधि भी कहा जाता है, और तीसरी है थोक मूल्य विधि। आज हम आश्रित शाखा के संबंध में एक खाता विधि से कैसे लेखांकन किया जाता है इसको समझेंगे। जब एक खाता विधि पर शाखा खाता बनाया जाता है, तब वह कैसे होगा, इसका प्रोफार्मा स्क्रीन पर आपके सामने है। इस खाते के डेबिट पक्ष में ओपनिंग स्टॉक है, मुख्यालय से भेजे गए माल की एंट्री है, मुख्यालय ने विभिन्न खर्चों के लिए जो नकद दी है राशि, उसका रिकॉर्ड है। क्रेडिट साइड में शाखा द्वारा किया गया विक्रय की जानकारी है। शाखा ने मुख्यालय को यदि कोई माल भेजा होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। शाखा ने किसी दूसरे शाखा को माल भेजा होगा तो उसको भी क्रेडिट में लिखते हैं, और अंत में बिना बिका माल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार सभी प्रविष्टियां करने के बाद में खाते का एक बैलेंस आएगा। वो या तो डेबिट पक्ष में आएगा या क्रेडिट में आएगा, जो शाखा द्वारा अर्जित लाभ या हानि की स्थिति दर्शाएगा। यदि इस प्रोफार्मा को हम ध्यान से देखेंगे, तब इसके आधार पर सवाल आसानी से हल करने के लिए एक नियम बना सकते हैं। तो नियम ये कहता है कि मुख्यालय ने शाखा के साथ जो जो सौदे किए हैं उन सबको डेबिट करो। क्या कहता है नियम? नियम ये कहता है मुख्यालय ने शाखा के साथ जो जो सौदे किए हैं उन सबको डेबिट करो। इसके साथ जिन जिन चीजों के
ओपनिंग शेष हमको दिए हैं उसको भी डेबिट करो। मैं फिर एक बार दोहराती हूँ। नियम ये कहता है कि सभी प्रकार के ओपनिंग शेष और मुख्यालय ने शाखा के साथ किए गए सभी सौदों को डेबिट करो। नियम का दूसरा भाग ये कहता है कि शाखा ने मुख्यालय के साथ जो सौदे की है उन सबको क्रेडिट करो। शाखा ने मुख्यालय के अलावा अन्य कोई सौदा किया है उसको भी क्रेडिट करो और सभी प्रकार के क्लोजिंग बैलेंसेस को क्रेडिट करो। अब पूरा नियम क्या हुआ? पूरा नियम ये हुआ कि सभी प्रकार के ओपनिंग बैलेंस और मुख्यालय द्वारा किए गए सौदों को डेबिट करो। सभी प्रकार के शाखा द्वारा किए गए सौदे और क्लोजिंग बैलेंसेस को क्रेडिट करो। इस नियम को यदि आधार मानकर आप एक खाता विधि के आधार पर मुख्यालय से लागत पर माल प्राप्त करने वाली और नगद विक्रय करने वाली शाखाओं के खाते बनाएंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आइए एक उदाहरण द्वारा अब इसको हम कैसे लागू किया जाता है नियम को समझेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, मुख्यालय द्वारा भेजे गए माल की जानकारी है, मुख्यालय ने किन किन खर्चों के लिए नगद भेजा है उसकी जानकारी है, शाखा ने जो नगद विक्रय की है उसकी जानकारी है, क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी है और पेटी पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। नियम ये कहता है कि ओपनिंग शेष और मुख्यालय द्वारा किए गए सौदे डेबिट करो। उस आधार पर पहले 3 ट्रांजैक्शन शाखा खाते में डेबिट होंगे। नियम ये कहता है शाखा द्वारा किए गए सौदे क्रेडिट करो। शाखा ने विक्रय किया है, क्रेडिट करेंगे। इसके साथ नियम ये भी कहता है कि सभी प्रकार के क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट करो। उस कड़ी में क्लोजिंग स्टॉक और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट करेंगे और उत्तर निकालेंगे। इसको खाते में इस प्रकार लिखा जाता है, आपके सामने स्क्रीन पर है। ओपनिंग स्टॉक को नियमानुसार हमने डेबिट किया है, मुख्यालय द्वारा भेजे गए माल को नियमानुसार डेबिट किया है, सभी खर्चों के लिए जो राशियां भेजी है उनको डेबिट किया है, कैश सेल्स को क्रेडिट किया है और पेटी कैश का और क्लोजिंग स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको क्रेडिट किया है। उसके बाद में हमने उत्तर निकाला जो हमारे सामने लाभ के रूप में है। तो फिर ये ध्यान रखना है आपको कि मुख्यालय द्वारा किए गए सभी सौदों को डेबिट करो, इसके साथ साथ सभी प्रकार के ओपनिंग बैलेंस को डेबिट करो। शाखा ने मुख्यालय से और अन्यत्र किए गए सौदों को क्रेडिट करो और सभी प्रकार के क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट करो। इस नियम को ध्यान में रखकर यदि आप सवाल करेंगे तो आपके सारे सवाल सही कहे होंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए किताब और कीजिए सवाल। थैंक यू।